हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th की क्लासेस देखने को मिलती है, तो इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास 10th की जो क्लासेस अभी तक हुई हैं उसमें मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो कि रिलेटेड होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए कि आप इसको किस तरह से भी यूज कर सकते हैं। कोई नई चीज नहीं सिखानी है क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस जो आज का टॉपिक है इसमें भी आपको एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री की ही कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और ये आज से इस लेक्चर की हो रही है स्टार्टिंग। इसमें ज्यादा कुछ आपको तो बताने वाला है नहीं क्योंकि डायरेक्टली आपको इसमें क्वेश्चन आंसर ही देखने को मिलेंगे, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो मतलब आप हाइट मतलब ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, या फिर डिस्टेंस मतलब उन किसी भी चीज के बीच की दूरी की बात करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा दो तरह के एंगल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट एंगल्स आप किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें कोणों की बात करते हैं कि आप इसमें कौन कौन से कोणों को ऐड करेंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो कोणों की जरूरत होती है जिससे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस को निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो दो कोण कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, ऊंचाई और दूरी को निकालने के लिए, ऊंचाई तथा दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोणों को निकालना पड़ता है ना। दो कोणों की सहायता लेनी पड़ती है ना। दो कोणों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो तरह के कोणों की सहायता लेनी पड़ती है। सॉरी, कौन कौन से वो दो कोण होते हैं, तो पहला होता है आपके पास में कौन सा, उन्नयन कोण, ठीक है ना। कौन सा होता है, उन्नयन कोण होता है, और दूसरा आपके पास में होता है अवनमन कोण, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको दो कोणों की आवश्यकता होती है, और दो वो कोण कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो कोण आपके पास में होते हैं जिसकी हेल्प से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को निकालते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी इंग्लिश में लिखने की, तो आप इसे लिखते हैं उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी ना आपको इंग्लिश भी याद रखनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो, मैं आप लोग को नोट्स की तरह से ही नोट करवा रही हूं, तो कोशिश करिएगा कि आप इसको एज अ नोट ही करिएगा, नोट्स बनाने के पर्पस से, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी जरूरत होने वाली है जिसकी अभी आपको जरूरत पड़ेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हो गए। आगे की ओर बढ़े। देखो, अगर हम
इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम उन्नयन कोण लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नाम से ही पहचानने की कोशिश करो। उन्नयन कोण का मतलब हो गया एक ऐसा कोण जब आप किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर करते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने घर की छत देखनी है ना, बाहर खड़े हैं और अगर आपको ऊपर की तरफ देखना है तो आप नीचे थोड़ी ना देखोगे, आप तो ऊपर की तरफ देखोगे ना। तो वो क्या कहते हैं, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे आपकी आंखें हैं, आंखें कैसी बनती है, लो अब डरावनी आंखें मैं बना दे रही हूं, समझ जाना इतने में, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से देख रहे हैं तो इनके बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे इसे आप बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई। मतलब जब भी आप किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को उठाएंगे, आंखों का क्या मतलब, पलकों को उठाएंगे, तो उसे आप कहते हैं उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अवनमन कोण की, तो अवनमन कोण क्या होता है, जिसमें कि हमें अपनी आंखों को नीचे करके देखना पड़ता है। मतलब अगर हमें किसी को देखना है और हम ऐसे नीचे करके देख रहे हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, अवनमन कोण। ये रही आपकी आंखें, ठीक है ना। मेरी आंखों की तरफ मत जाना क्योंकि आंखें बुरी लग रही हैं, मुझे पता है। तो यहाँ से अगर आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ जो एंगल बन रहा है फाई, ये आपका क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। किसी वस्तु को अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण कहलाता है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो उन्नयन कोण कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे लिख देना दृष्टि रेखा, मतलब देखने की, ये हो जाएगा उन्नयन कोण। यहां पे भी हो जाएगा, ये हो जाएगी दृष्टि रेखा, ये हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक है ना। मतलब अगर आप आंखों को उठाकर ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे आप कहते हैं उन्नयन कोण, और अगर आप आंखों को नीचे करके देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आप अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। चले आगे। चलो अब क्या है ना, अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण पता लग गया ना, तो अब आपको क्या करना है, इस पर बेस्ड आपको एक्सरसाइजेस करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करने को दूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस से करवाऊंगी, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, ताकि आपके हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक जो है वो कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते क्या है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा ये गया है स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब एक स्तंभ है ये, जिसके पाद बिंदु मतलब ये नीचे कितना दे रखा है, ये 60 मीटर। कितना दे रखा है, ये 60 मीटर, ठीक है। पाद बिंदु पर, एक बिंदु पर स्थित उसके शीर्ष का उन्नयन कोण तो नीचे से ही जाता है ना, तो कितना दे रखा है यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो पूछा ये गया है आपसे, आपको बताना है इस स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। ये पूछा गया आपसे, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, जब पाद बिंदु बोलते हैं ना
तो इसका मतलब है उस जमीन से रिलेटेड होने की बात कर रहे हैं। 60 मीटर की दूरी है, यहां से आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बताना है कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। देखो यहां पे आपके पास क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, tan 30 डिग्री का एंगल क्या होता है जरा बताना। tan 30 बराबर क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, मेरे ख्याल से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यही तो होता है ना। लंब आपके पास दे रखा है h, आधार कितना दे रखा है 60। ठीक है, tan 30 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 बराबर लिखा हुआ है आपके पास में h/60 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर आप इसको यहां से अगर आपने h की वैल्यू निकाली तो h बराबर हो जाएगा आपके पास में 60/√3। लेकिन √3 कभी नीचे रखा ही नहीं जाता है, तो ऊपर नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो आपके पास में h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60√3/3 हो जाएगा। क्योंकि √3 और √3 मिलकर 3 हो जाते हैं, ये कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा h = 20√3 मीटर। कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। ये आपके पास में इसका आंसर राइट आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। उन्नयन कोण की बात होगी तो नीचे से एंगल लेंगे, अवनमन कोण की बात होगी तो ऊपर से एंगल को लेंगे। ठीक है, यहां पर भी एंगल्स की जरूरत पड़ रही थी तो इसी वजह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बाद इस लेसन को करवा दिया। करवा रहे हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहां लिखा है किसी मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी आपको बतानी है। मतलब दोनों ही चीजें आपको यहां से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला है, मीनार के, ये मीनार मान लो, इसके पाद बिंदु से इसकी डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार का शिखर, ये मीनार का शिखर है तो इसकी दूरी आपके पास में कितनी दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक आपके पास में 40 मीटर दे दिया। फिर क्या लिखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, मतलब इस थीटा की आपको वैल्यू बतानी है, पहली बात तो ये। फिर कहा है मीनार की ऊंचाई भी बताओ, मतलब एच भी निकालना है। पहले एंगल निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, अगर हम लोग ने tan थीटा लेकर चले, tan थीटा लेकर चलते हैं तो h और 20 आएगा क्योंकि लंबटे आधार होता है। लेकिन हमारे पास थीटा तो दे ही रखा है, तो एक काम करते हैं ना, हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री है तो हमारे पास कर्ण और आधार दे रखा है, और कर्ण और आधार किस में लगता है, कर्ण और आधार लगता है cos थीटा में। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख लो ABC। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब AC। वैल्यू रख लें तो यहां से हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 20/40 आ गया बेटा। ठीक है,
0 से 0 चला गया, ये हो गया 2। मतलब आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आपके पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में? थीटा की वैल्यू आपके पास में 60 डिग्री आ गई। साथ में क्या बोला है आपसे कि आपको बताना है यहाँ पे कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो फिर tan 60 का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि tan 60 बराबर क्या होता है? h बटे आधार, मतलब 20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू h/20। तो यहां से आप लिखेंगे h बराबर 20√3। इतना मीटर आपके पास में मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है, दोनों ही चीजें बोली गई थी, तो हमने यहां से दोनों ही चीजें निकाल दी। उन्नयन कोण भी निकाल दिया, मीनार की ऊंचाई भी निकाल दी है। बात क्लियर हो गई? एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करवा दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां क्या लिखा है? 1500√3 किसी नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से उन्नतांश 60 डिग्री था। 15 सेकंड पश्चात उन्नतांश 30 डिग्री हो गया। उस वायुयान की गति की गणना करनी है कि वो कितना होगा। वायुयान की आपको गणना करनी है कि उसकी गति जो है वो कितनी होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान। मतलब वायुयान कहाँ उड़ रहा होगा? ऊपर की तरफ उड़ रहा होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से उन्नतांश कितना दे रखा है? 60 डिग्री का। और 15 सेकंड के बाद उनका उत्तरांश कितना हो जाता है? 30 डिग्री का हो गया। तो उस वायुयान की गति पूछी गई है कि गति कितनी होगी। ठीक है ना? मतलब अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये मान लो ए है, ये डी है, मतलब 1500 जो √3 है ना, वो आपके पास में यहाँ पे भी दे रखा है, मतलब ये भी आपके पास में 1500√3 है। और चूंकि ये इसके बराबर है, तो ये भी आपके पास में 1500√3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है कि इसमें दो एंगल्स हैं। एक का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, और एक का कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है ना? एक का है 30 डिग्री और एक का है 60 डिग्री।
अब यहां से बना दे, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा पूरा 60 डिग्री का और ये सिर्फ हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में x किलोमीटर और ये वाला हो जाएगा आपके पास में y किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। चलो निकालना शुरू करें इसके बाद। अब निकालना शुरू करें तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ए, ये b कर लो, इसको आप e कर लो, इसको आप c कर लो, ठीक है। ए बी सी डी ठीक है। यहां से आप ऐसे लिख लो, सी बी आपने क्या ले लिया है y। यहां से आप tan 60 की वैल्यू निकाल लो पहले। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार हो जाती है। तो लंब आपके पास दे रखा है 1500√3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 1500√3 y, सॉरी अपॉन y। यहां से आपका √3 से √3 कट गया तो y आपके पास में कितना हो गया, y आपके पास में 1500 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, y इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर आपके पास में आ गया। ये आपने निकाला है tan 60 डिग्री से, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, tan 30 डिग्री से निकालेंगे। निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इसके लिए भी लंब लगेगा तो इसके लिए लंब कितना हो गया 1500√3 अपॉन इसके लिए आधार, आधार में पूरा ले लेंगे तो मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहां लिखेंगे 1/√3 बराबर 1500√3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो x की जगह पे x, y की जगह पे 1500 हो गया, ठीक है। सॉल्व करें इसे तो यहां से हो जाएगा 1500 इंटू 3 बराबर x प्लस 1500 हो गया, ठीक है। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 में से 1500 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3000 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 3000 किलोमीटर, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास में 3000 किलोमीटर हो जाएगी। हम लोगों को वायुयान की गणना करनी है, ठीक है। अब देखो अगर हम वायुयान की गति के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे लिखेंगे कि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ पे आपके पास में समय 15 सेकेंड का था और दूरी आपके पास 3000 किलोमीटर आ गई, मतलब किलोमीटर पर सेकेंड में आपका आंसर यह आएगा। तो आप बोलेंगे कितना, 200 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड में तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेकेंड को या फिर आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 200 इंटू 60, क्योंकि एक बार मिनट में फिर एक बार घंटे में, किलोमीटर पर आवर हो गया। तो आपके पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 और बाकी 1 2 3 4 4 जीरो आ गए, है ना। इतना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना आ जाएगा 7,20,000 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास में इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, एक जगह नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ लिखा हुआ है एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है तो पताका दंड की ऊंचाई कितनी होगी? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मंदिर की ऊंचाई। मंदिर यहां तक मंदिर है मान लो, इन्होंने क्या बोला है, मंदिर तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके पास में? 10 मीटर लिखी है। मंदिर के ऊपर ही तो झंडा लगेगा ना, यहाँ पे कहीं यही झंडा लगेगा। तो बोला है कि झंडे की ऊंचाई आपको बतानी है, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई बतानी है। पहले बोला गया है कि यहाँ पे पहले एक बार यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर यहां से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे पूछा गया है पताका दंड। पताका दंड का मतलब होता है फ्लैग की ऊंचाई आपको पूछी गई है। देखो यहां से पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 30 की वैल्यू निकाल लो। tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये बेटा, h अपॉन 10 अपॉन ए बी। ठीक है, 10 अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू होती कितनी है बेटा, 1 अपॉन रूट 3 बराबर हो गया 10 अपॉन ए बी। तो यहां से आपके पास में ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रूट 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 रूट 3 आ जाएगी। ये आपके पास में इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी आगे भी निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये सिर्फ 30 का लिया, अब पूरे का ले लो। फिर क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू, पूरे का ले रहे हैं तो मतलब हो जाएगा h प्लस 10 अपॉन ए बी। ए बी की जगह पे कितना आया है, 10 रूट 3। सॉल्व कर ले। tan 30 की वैल्यू, आज मुझे खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज उस चीज को थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 10 अपॉन 10 रूट 3। हाँ सही है ना, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो आपको क्या मिल जाएगा, अरे ये तो आंसर ही नहीं आएगा। tan 30 बराबर क्या हो गया, tan 30 बराबर आपके पास में हो जाएगा h प्लस 10 अपॉन 10 रूट 3। अच्छा 30 प्लस 30 हो जाएगा 60 लेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 हो गया। 30 बराबर हो गया h प्लस 10। तो यहां से आपके पास में h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में जो पताका की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है आपके पास में, एक सीधी सड़क के किनारे खड़े हुए एक मंदिर के मीनार के किनारे स्थित दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनति कोण अल्फा और बीटा है, तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। ओके, मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, मतलब इस h की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहां से आपके पास में दो एंगल्स है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, हाँ, दो क्रमागत किलोमीटर मतलब एक एक किलोमीटर के गैप पे होंगे। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, ये 1 कर लो, ये x कर लो। ठीक है, वैल्यू निकाले अब सबकी, नाम भी लिख देते हैं, A, B, C और D। अच्छा एक बात बताओ, पहले आप क्या लोगे, tan बीटा ले ले, छोटी चीज को पहले सॉल्व किया जाता है। तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, tan बीटा बराबर कितना होता है, h अपॉन x। ठीक है, h अपॉन x हो गया। तो यहां से आपके पास में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन tan बीटा तो मत लिखो, तो मतलब आप लिखोगे x बराबर h कॉट बीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन tan बीटा कॉट बीटा के बराबर होता है। दूसरा निकाले, यहाँ पे लिखा है tan अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, h अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स आ गई। यहां से भी अगर आपने 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाली तो h अपॉन tan अल्फा आ गया, मतलब आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर h कॉट अल्फा। इक्वेशन नंबर 2, इसको आप बना देना इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके आगे सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसका किसका, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। इससे क्या मिल जाएगा, पहला लिखा है 1 प्लस एक्स माइनस का x, तो ये कितना आ गया, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा। ठीक है, x से x कट गया, तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, 1 बराबर h कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। तो यहां से आपके पास में h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, हाइट पूछी गई थी तो हाइट हो जाएगी आपके पास में h इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, यही आपसे पूछी गई थी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। देख लो भाई एक एक बार। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं A और B जो एक ही सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। कोटिपूरक है मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, आपको बतानी है मीनार की ऊंचाई क्या है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास में कोई सा भी एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लो ये मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो बोला ये क्या गया है यहाँ पे 100 मीटर और 25 मीटर दूर एक ही समतल पर स्थित है, मतलब 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक और इसी में ही कहीं पर 25 मीटर भी यहाँ कहीं होगा। ठीक है ना, तो बोला क्या गया है यहाँ पे एंगल्स कितने कितने के बन रहे हैं, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। मीनार की ऊंचाई पूछी गई है कितनी होगी। ठीक है अच्छा, ए और बी पहले से ही नाम दे रखे हैं, तो एक काम करो इसको डी बना देना। सॉल्व करना शुरू करें बेटा इसे। देखो पहले यहां से हम लोग इसको लेते हैं, तो लिख लेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/25। tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा h/25। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा h/25 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h/25। और यहां से दूसरा एंगल भी ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। दूसरा बनेगा tan थीटा बराबर ये हो जाएगा h/100, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा h/20 इंटू, अरे जगह ही नहीं है करने की, रुक जाओ, यहां करते हैं tan थीटा और फिर यहां कितना हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू h/25 इंटू h/100। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां से कितना बच जाएगा 1 इंटू 25 इंटू 100 बराबर कितना हो गया h²। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 100 कर लो यहाँ पे, तो आपके पास बच जाएगा 5 इंटू 10 मतलब 50 मीटर। कितना आ जाएगा आपके पास में, आप बोलेंगे 50 मीटर जो है वो आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, तो आप बोलेंगे मीनार की ऊंचाई आपके पास h इज इक्वल टू 50 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, h इज इक्वल टू 50 मीटर आपके पास में राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा आपको इस तरह के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो मैंने अपनी तरफ से करवा रखे हैं। कल वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम थ्योरी पर, मतलब जो भी आपकी एक्सरसाइजेस है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे, इसलिए क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है जो आपकी क्लासेस है वो इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो क्या आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चों को क्लास को लाइक और शेयर करने को कहिए, ताकि सभी बच्चों को कम समय में और अच्छे से अच्छी चीजें सीखने को मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।